हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर इन ग्रेट शेप। सो लास्ट टाइम पे हमने सीटिंग अरेंजमेंट्स में लीनियर अरेंजमेंट्स के कुछ दो क्वेश्चंस देखे थे। टुडे लेट अस सी सर्कुलर अरेंजमेंट्स एंड पॉलीगोनल अरेंजमेंट्स। तो पहले मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं सर्कुलर अरेंजमेंट्स के। सो वील बी फर्स्ट डिस्कसिंग दीज टू क्वेश्चंस। यू कैन फर्स्ट नोट डाउन दीज क्वेश्चंस बाय पॉजिंग द वीडियो। दो बेसिक से क्वेश्चंस हैं सर्कुलर अरेंजमेंट्स के। आई होप आपको सब पॉइंट्स याद हो जो लास्ट टाइम पे डिस्कस किए थे, क्योंकि अब मैं सब यूज करने वाला हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। चलो पहली बात, कितने लोग हैं भाई? 8। कैसे बिठाना है? फेसिंग द सेंटर। तो 8 लोगों को इक्वी डिस्टेंट बिठाएंगे हमेशा, ठीक है। तो ये 8 लोगों के लिए एक सर्कल क्रिएट किया। 8 का मतलब डायरेक्शंस जो हमारे 8 होते हैं वो डायरेक्शंस की जगह छोड़ दो बस। तो ये 8 जगह मैंने छोड़ दी। ये 8 जगहों पे मेरे को 8 लोगों को बिठाना है। फेसिंग द सेंटर मतलब सारे लोग किधर देख रहे हैं? अंदर देख रहे हैं। तो सबका डायरेक्शन भी फिक्स हो गया भाई, सब लोग अंदर देख रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट हिंट पे। बी इज बिटवीन जी एंड डी। बी इज बिटवीन जी एंड डी का मतलब जी डी और बीच में कौन होगा? बी, ठीक है। ऑफ कोर्स द ऑर्डर में रिवर्स, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, बट दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द हिंट्स दैट वी हैव। व्हाट इज द सेकंड वन? ये डन हो गया। H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। नाउ H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, इसका क्या मतलब हुआ कि B के थर्ड लेफ्ट में H होना चाहिए एंड सेकंड टू द राइट ऑफ A, और A के सेकंड राइट में H होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो लिखने के लिए हमें पहले एक जने को फिक्स करना पड़ेगा, तब हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। तो लीनियर में तो क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, तो उससे आप देख लेते हैं। सर्कल में तो कोई एंड पॉइंट होता नहीं, तो आपको पहले किसी एक को बिठा के स्टार्ट करना है, यही हमने बोला था, राइट। अब किसको बिठाना है? तो दैट ऑफ कोर्स यू कैन मेक एनी वन सिट एनीवेयर, वो आपकी चॉइस है, लेकिन जनरली उसी को बिठाना चाहिए जिसके बारे में सबसे ज्यादा हिंट्स हो, ठीक है। अब एक चीज तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे बार बार कौन सबसे ज्यादा अपीयर हो रहा है? आई थिंक बी सबसे ज्यादा अपीयर हो रहा है। बी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले लो, ठीक है। जिसके बारे में हिंट्स हो उसी को बिठाओ ना, वही ज्यादा बेटर है। जैसे यहाँ पे कहीं पे भी एफ का जिक्र ही नहीं, तो एफ को बिठाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एफ से रिलेटेड कोई हिंट हमारे पास नहीं। तो मैं यहाँ पे या कहीं पे भी एक जगह पे किसी एक को फिक्स कर देता हूँ, या तो बी को कर दो या ए को कर दो। आई थिंक दोज आर द टू बेस्ट चॉइसेस दैट यू हैव, ठीक है। तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी फिक्स बी को फिक्स कर देते हैं, चलो ठीक है। बी को या फिक्स कर दिया, या बी को नहीं करूं और किसको कर दूं? ए को करूं तो भी ठीक है। सेकंड टू द राइट ऑफ ए में बिठाना है मेरे को एच को एंड एच, हाँ ठीक है, ए को करते हैं, ठीक है। मैंने ए को किया क्योंकि ए से रिलेटेड दो बातें यहां पे दे रखी, ठीक है। तो ए से रिलेटेड बी भी आ जाएगा, एच भी आ जाएगा। इस तरीके से सोच सकते हो। बी को भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एक को फिक्स करके स्टार्ट करना है, और कहीं भी कर सकते हो। मैंने यहाँ किया, तो मैंने यहाँ पे किसको फिक्स कर दिया भाई? ए को। ये हम पहले सीख चुके हैं, किसी को भी फिक्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने बोला भाई ए को यहाँ फिक्स कर देते हैं। चलो अब ए के बारे में जो जो भी हिंट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ो। पहला हिंट देखो, एच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। एंड लिखा है, एंड का मतलब इसी की बात हो रही है, तो एच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। अब देखो ए इधर किधर देख रहा है? ये साउथ में। साउथ में राइट किधर होगा? इधर की इधर। हमारा ऑपोजिट राइट होगा, मतलब ये वाला राइट होगा, ठीक है। तो राइट साइड में सेकेंड प्लेस पे कौन बैठा है? एच। तो देखो दिस इज फर्स्ट राइट, दिस इज सेकेंड राइट, तो यहां पे कौन बैठा हुआ बेटा? एच। एच इज सिटिंग हियर। इज दैट ओके? ठीक है। लेकिन एच के बारे में एक और बात बोली हुई है, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। यहां से हमारे पास बी आ जाएगा, क्योंकि एच जो है वो बी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। अब देखो जो बंदा यहां बैठा है, ध्यान से देखो, जो बंदा यहां बैठा है उसका लेफ्ट किधर हुआ? इधर की इधर? इधर, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे देख रहा है, तो इधर तो राइट हुआ, इधर लेफ्ट हुआ। तो इसका मतलब बी शुड सिट हियर और नॉट? बी शुड सिट हियर, बिकॉज बी के थर्ड लेफ्ट में एच बैठा है। देखो बी ये रहा, इसका फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? एच बैठा है। सो बी की पोजीशन फिक्स हो गई, एच की पोजीशन फिक्स हो गई, जस्ट बाय फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ ए। दैट इज वाई मैंने ए को फिक्स किया, ताकि उससे क्या बी और एच क्लियर हो जाते। समझ आई? ऑफ कोर्स बी को फिक्स करके भी आप आगे बढ़ सकते थे, किसी को भी फिक्स कर सकते हो, लेकिन उसी को करना चाहिए जिससे रिलेटेड हिंट सबसे ज्यादा हो। अब आगे बढ़े। अच्छा, अब उसने हमसे एक और बात क्या बोली है? एक ये वाला हिंट हमारे पास है, लेकिन अभी हमें पता नहीं कि जी इधर आएगा, डी इधर आएगा, या डी इधर आएगा, जी इधर आएगा, ये अभी हमें नहीं पता, ठीक है।
अब आगे पढ़ते हैं। C इज बिटवीन A एंड G, C इज बिटवीन A एंड G। अच्छा, इस बात का क्या मतलब निकलेगा भाई, C इज बिटवीन A एंड G। अब देखो इधर इस हिंट से डेफिनेटली हम कुछ निकाल सकते हैं। C इज बिटवीन A एंड G, मतलब A और G के बीच में कौन आएगा, C आएगा। A और G के बीच में C आएगा, ये हमें पता है। अब जरा देखो A कहां है, ये रहा, राइट। A और G के बीच में C आना चाहिए। अब A और G यहां आ ही नहीं सकता क्योंकि यहां ऑलरेडी H आ चुका है, तो G को इधर ही आना पड़ेगा ना, और C को यहां आना पड़ेगा बीच में, क्योंकि AGC को ऐसे बैठना है। तो इसका मतलब पक्की बात है कि यहाँ G आएगा और यहाँ बीच में कौन आएगा, C आएगा। तो ACG भी फिल हो गया। जैसे ही यहाँ पे G आया तो मेरे को पता है भाई GBD सीक्वेंस होना चाहिए, तो GB, तो यहाँ कौन आएगा, D आएगा। समझ रहे बात को, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों बातें खुल गई। अब नाउ सी द नेक्स्ट हिंट, B and E are not sitting opposite each other। क्या बोला लास्ट हिंट, क्या बोला, B and E are not sitting opposite each other। B किधर है भाई, ये रहा। इसके ऑपोजिट मतलब क्या होता था, सर्कल में ऑपोजिट मतलब डायमेट्रिकली ऑपोजिट। B के ऑपोजिट कौन नहीं होना चाहिए, E नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पे कौन नहीं बैठेगा बेटा, E नहीं बैठेगा। जब E यहां नहीं बैठेगा तो E के पास तो जगह ही है, बिकॉज बाकी सारी जगह तो भर चुकी है। इसका मतलब यहां पे कौन बैठेगा, E। अब जब यहां पे E बैठा है तो बचा ही कौन है, F, तो उसके पास एक ही जगह है, विच इज this। So this completes your arrangement। So this is how again we use hints and arrive at our conclusion। समझ आई बात। अब ये मत सोचना कि सर आपने A को बिठाया तो ये अरेंजमेंट आया, मैं B को बिठाता तो भी यही आता। किसी को भी एक को बिठाओगे, अरेंजमेंट अगर यूनिक आ रहा है तो फिर हर केस में यूनिक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई अजम्पशन नहीं। इज दैट ओके? ओके, नाउ लेट अस आंसर द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। अब D किधर बैठा है, ये रहा D किधर देख रहा है बेटा, नॉर्थ में। नॉर्थ में लेफ्ट किधर होगा, इधर। ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, कौन बैठा है, F। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज F। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज F। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पूछा है विच इज नॉट करेक्ट। चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना विच इज नॉट करेक्ट। ओके, रिमेंबर नॉट करेक्ट पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, C इज थर्ड टू द राइट ऑफ D। तो वो तो गलत हो गया, नहीं एक सेकंड, दैट इज करेक्ट। लेफ्ट नहीं, राइट बोला। C इज थर्ड टू द राइट ऑफ D। D ये रहा, इसका फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, दैट इज C। सो दिस इज करेक्ट। हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट हुआ। सेकंड ऑप्शन देखें, A इज बिटवीन C एंड F। A इज बिटवीन C एंड F, दैट इज आल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट हुआ। थर्ड देखो, D एंड A आर ऑपोजिट ईच अदर। D एंड A आर ऑपोजिट ईच अदर, थर्ड वाला भी क्या हुआ, करेक्ट। इसका मतलब विच इज नॉट करेक्ट, दिस वन इज नॉट करेक्ट। E is between F and D। You can see clearly that E is between D and H, not F and D। ठीक है, F और D के बीच में तो दो लोग बैठे हुए हैं, H और E। E is between F and D, that is wrong। E is between H and D, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। समझ आ गया? आगे बढ़े, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। See the fourth question, क्या बोल रहा है, B C D E F G, how many people now, 6 are seated around a circular table। All right, D must sit next to F, B cannot sit next to F, C cannot sit next to G। So there are 3 hints given। पहली बात, कितने लोग, 6 लोग। तो 6 लोगों के लिए एक डिजाइन तैयार कर लिया, इक्विडिस्टिंक्ट, ये कर लिया। ये 6 लोगों को यहां बिठाऊंगा, ठीक है। अच्छा, कुछ नहीं दे रखा होगा तो we'll assume that they all are facing the center। कुछ दे तो रखा ही नहीं, तो सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल, तो जनरली सर्कुलर टेबल पे तो भाई अंदर की तरफ देखते हुए बैठेंगे। तो हमने मान लिया भाई सारे लोग किधर देख रहे हैं, अंदर। ये अजम्पशन तो हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ दे नहीं रखा उसको, तो ये मैंने बोला भी था, ये अजम्पशन आप ले सकते हो, ठीक है। अब फर्स्ट हिंट क्या दे रहा है, D मस्ट सिट नेक्स्ट टू F। पहला हिंट मेरे पास क्या है कि D और F को साथ में बैठना ही बैठना है, ठीक है। दूसरा हिंट क्या है कि B कैनॉट सिट नेक्स्ट टू F। B कैनॉट सिट नेक्स्ट टू F मतलब B और F साथ में नहीं बैठ सकते, ये दूसरा हिंट। तीसरा हिंट क्या है, C कैनॉट सिट नेक्स्ट टू G। सो C और G साथ में नहीं बैठ सकते, ये मेरा क्या है, तीसरा हिंट। अब देखो बेटा, ये टिपिकल प्रॉब्लम है जिसमें कि कोई यूनिक अरेंजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि उसने कैसे बैठने चाहिए ये नहीं बताया, कैसे नहीं बैठने चाहिए ये ज्यादा बता रखा है। तो ऐसे में बहुत सारे अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो अभी हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है पैसेज में, जितनी दे रखी है उतनी तो ये है। और मैंने एक बात और बोली थी ना प्रोसीजर बताते वक्त, जो इन्फॉर्मेशन पैसेज में होती है वो तो हर क्वेश्चन के लिए ट्रू है, लेकिन उसके बाद हर क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए ट्रू है। पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी, ठीक है। तो अभी पहले हमें इतनी इंफॉर्मेशन को तो यहां दिखाना है, तो उसके लिए किसी एक को पहले बिठाना पड़ेगा। किसको बिठा दें, D और F में से किसी को बिठाना बेस्ट है, क्योंकि उनके लिए कोई ना कोई कंडीशन हमें पता है बैठाने की।
नहीं बैठाने की कंडीशन से कुछ नहीं होगा। तो डी और एफ में से मैंने यहां पे किसको बिठा दिया, जैसे डी को या एफ को, तुम्हारी जैसी मर्जी। डी के बगल में कौन बैठना चाहिए, एफ। अब डी के बगल में एफ इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, दो पॉसिबिलिटीज होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। सो एफ कुड बी हियर एज वेल एज हियर। तो अभी मेरे को नहीं पता, लेट एफ बी हियर और हियर, कहीं बी किधर नहीं बैठेगा, एफ के बगल में नहीं बैठेगा। अगर एफ यहां बैठा तो बी यहां नहीं बैठ सकता, और अगर एफ यहां बैठा तो बी यहां नहीं बैठ सकता। सी के बगल में कौन नहीं बैठेगा, जी नहीं बैठेगा। तो सी और जी की तो अभी प्लेस डिसाइड ही नहीं हुई। तो देख लो अभी तुम्हारे सामने कि कोई भी अरेंजमेंट हम इसमें फाइनल नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी इतना ही रहेगा, राइट। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड, इफ डी इज वन ऑफ द पर्सन हु सिट नेक्स्ट टू ई। अब एक कंडीशन दी है, ये कंडीशन सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है। क्या कंडीशन है, इफ डी इज वन ऑफ द पर्सन्स हु सिट नेक्स्ट टू ई। अब देखो डी के बगल में कौन बैठ रहा है, ई बैठ रहा है, ध्यान से समझना, डी के बगल में ई बैठ रहा है। व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज, लेट मी डू वन थिंग। ये जो मेरे पास कंडीशंस थी ये तो मैं यहां लिख रहा हूं, ये तो हमेशा ट्रू है। बी एफ के बगल में, बी एफ के बगल में नहीं बैठना चाहिए, सी जी के बगल में नहीं बैठना, ये तो हमेशा ट्रू है, ठीक है। अच्छा अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अपना एक सर्कल वापस बना रहा हूं, मतलब अपना अरेंजमेंट फिर से बना रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट। ऑफ कोर्स मैंने डी को यहां बिठा रखा है, एंड इसके अलावा मेरे पास क्या कंडीशन है, देखो, इफ डी इज वन ऑफ द पर्सन हु सिट नेक्स्ट टू ई, इसका मतलब डी के बगल में कौन बैठेगा बेटा, ई बैठेगा, ठीक है। तो डी के बगल में ई बैठेगा और डी के बगल में एफ को भी बैठना है। तो हमने मान लिया भाई एफ यहां बैठ गया, सपोज एफ किधर बैठ गया, इधर, तो फिर ई इधर बैठेगा। एफ अगर इधर बैठ गया तो ई को उधर ही बैठना है, क्योंकि ई को डी के बगल में बैठना है और एफ को भी डी के बगल में बैठना है। ये दो का तो काम खत्म हो गया। अब आगे बोल, आगे देखो क्या पूछ रहा है, हु इज और आर द अदर पर्सन्स हु कैन सिट नेक्स्ट टू ई। अब वो बोल रहा है कि ई के बगल में एक जगह और खाली है ना, वहां कौन बैठ सकता है, हु कैन सिट। कैन का मतलब ये हो गया कि भाई पॉसिबिलिटीज हो सकती है एक से ज्यादा, तो आपको बताना है क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब सबसे पहली बात तो करें इस पोजीशन की, एफ के बगल में कौन नहीं बैठ सकता, ध्यान से देखो, कौन नहीं बैठ सकता, बी नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो बी को तो हटा दो, बी नहीं बैठ सकता। जब बी नहीं बैठ सकता तो बचा ही कौन है, सी और जी। इन दोनों में से एक को डेफिनेटली यहां बैठना पड़ेगा, क्योंकि बी नहीं बैठ सकता। तो अगर मैंने मान लो सी को यहां बिठाया, सपोज करो मैंने यहां पे किसको बिठाया, सी को, ओके। तो अब अगर यहां सी बैठा तो क्या यहां जी बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, क्योंकि सी के बगल में जी नहीं बैठ सकता। तो फिर जी को तो यहीं बैठना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं। तो फिर ऑटोमेटिकली बी को यहां बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा। सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी और नॉट, राइट। सो हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू ई, जी। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का एक आंसर तो जी हो सकता है, जी बैठ सकता है ई के बगल में। ये तो पूछा है कौन बैठ सकता है। अब वापस आ जाओ, एफ के बगल में कौन बैठ सकता है, बी नहीं बैठ सकता, सी और जी में से कोई भी बैठ सकता है। अभी मैंने सी को बिठाया था, ठीक है। अब मान लो मैं किसको बिठाऊं, जी को बिठा दूं। अगर मैं जी को यहां बिठाऊंगा तो क्या यहां सी बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। तो फिर सी को यहां बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा, और सी यहां बैठेगा तो ऑटोमेटिकली बी को तो यहां बैठना ही पड़ेगा। तो बी की पोजीशन तो फिक्स हो गई, लेकिन सी और जी तो वेरिएबल हुए ना, यहां सी है तो वहां जी, यहां जी है तो वहां सी। इसका मतलब ई के बगल में या तो कौन बैठेगा, जी, या फिर कौन बैठेगा, सी। तो आंसर क्या होगा मेरा, जी और सी। ये दोनों में से कोई भी जना ई के बगल में बैठ सकता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन इसी क्वेश्चन के लिए थी, तो उसको यूज करके हमने एक रफ डायग्राम तैयार कर लिया। सर आपने डी के बगल में एफ को यहां बिठाया, यहां बिठाते तो क्या होता, तो भी क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर तो वही रहता। तो इसने ये थोड़ी पूछा डी के राइट में ई है कि लेफ्ट में ई है, ये सब बातें तो करी नहीं। उसने तो ये पूछा ई के बगल में कौन बैठ सकता है, तो वो तो सेम आंसर ही आता ना। तुम भले ई को यहां बिठा दो, एफ यहां बैठ जाता, तो ये सी और जी वहां चला जाता, ये सी और जी यहां आ जाता, बी अपनी जगह पे ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट राइट अगर होता तो फर्क पड़ता, फिर बात अलग होती, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हमें उस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। So this is for the first question. Now for the second question we have to draw another diagram. This was for the first question. अब सेकंड क्वेश्चन पे जब मैं आऊंगा, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, who must sit on either side of E, यानी E के नेबर्स, if B sits next to D and C sits next to F. अब दो बातें और बोल दी उसने। एक बात तो क्या बोली बेटा, B sits next to D, B और D साथ में बैठने चाहिए, एंड C sits next to F, C और F साथ में बैठने चाहिए। ये कंडीशन सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। फिर से एक 6 का रफ डायग्राम बना लो, ठीक है। अब 6 लोगों को फिर बिठाना, डी को तो हमने यहां बिठा ही रखा है, कोई फर्क नहीं मारता।
डी के बगल में किसको बिठाना है, एफ को, ठीक है, एफ को यहां बिठा दिया एक बार के लिए, लेफ्ट राइट की बात नहीं हो रही ना, तो एफ को फिर यहां बिठा दिया या यहां बिठा दिया, तुम्हारी मर्जी। अब देखो एफ के बगल में किसको बैठना है, सी को बैठना है, दे रखा है ना उसने, सी मस्ट सिट नेक्स्ट टू एफ, सी एफ के बगल में ये जगह तो भरी हुई है, यानी यहां पे सी को बैठना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब सी अगर यहां बैठा है तो क्या यहां जी बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, जी के लिए अलाउड ही नहीं है प्लेस। जब यहां जी नहीं बैठ सकता तो यहां कौन बैठ सकता है, यहां जी नहीं बैठ सकता, तो यहां पे बी बैठ सकता है और ई बैठ सकता है, दो लोगों के लिए प्लेस अवेलेबल, ठीक है। लेकिन एक बात और उसने बोली कि बी किसके बगल में बैठेगा, डी के बगल में, डी के बगल में ये जगह खाली है, यहां कौन बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा। अब जब यहां बी बैठा और यहां जी बैठ नहीं सकता, तो यहां पे ई को बैठना ही पड़ेगा और यहां पे जी को बैठना ही पड़ेगा। इज दिस द ओनली अरेंजमेंट विच इज पॉसिबल और नॉट? और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? नहीं है। जैसे वहां तो दो, पिछले क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटीज थी, इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो उसने मेरे से पूछा हु मस्ट सिट ऑन आइदर साइड ऑफ ई। अब बताओ ई के दोनों नेबर्स कौन है, ई के दोनों नेबर्स हैं जी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जी एंड सी, ये दो इसके नेबर्स, दे मस्ट सिट ऑन ईदर साइड ऑफ ई। हम ये नहीं बता सकते कि भाई लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है, वो हम नहीं बता सकते, वो क्योंकि वो अदला बदली भी हो सकती है, वो उसने पूछा भी नहीं। उसने पूछा भाई दोनों साइड में कौन बैठेगा, तो सी और जी बैठेंगे, किसी भी ऑर्डर में बैठे उससे वो इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसी का, अगेन वी टू ड्रॉ अ न्यू डायग्राम फॉर द थर्ड क्वेश्चन। नाउ जस्ट सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, देखो इफ सी सिट्स इमीडिएटली, एक चीज नोट करते जाओ, हर पार्ट का इंफॉर्मेशन मैं उसी पार्ट में यूज कर रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट में नहीं ले जा रहा, हर पार्ट में ये तीन इंफॉर्मेशन कांस्टेंट है। If C sits immediately to the left of F and D immediately to the right of F, what is the total number of arrangements in which others can be seated relatively? मतलब एक दूसरे के रिलेटिव how many different arrangements are possible? Again एक 6 का डायग्राम बनाया, ठीक है, ये मैंने 6 का डायग्राम बनाया, यहाँ पे D को तो बिठाइए। अच्छा D के बगल में किसको बिठाना है, F को, वो तो बिठाना ही है, तो F को जैसे यहाँ बिठा दिया। अब पूछ रहा है C sits immediately to the left of F, C के बगल में किसको बिठाना है, F को, ठीक है, और इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यानी एफ के लेफ्ट में किसको बिठाना है, सी को, ये दे रखा है उसने। अच्छा सर्कल में लेफ्ट मतलब इमीडिएट लेफ्ट ही होता है, तो इमीडिएटली नहीं लिखता तो भी हम वही लेते। डी इमीडिएटली टू द राइट ऑफ एफ, और एफ के इमीडिएट राइट में किसको बिठाना है बेटा, डी को, यानी इस तरफ कौन बैठेगा, डी बैठेगा। तो इसका मतलब ये हो गया अरेंजमेंट कि एक सी एफ डी की सीक्वेंस चलनी चाहिए, सी एफ डी की, समझ गए बात को, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच अदर्स कैन बी सीटेड रिलेटिवली। अब देखो अगर मैंने डी को यहां बिठाया तो एफ यहां बैठ सकता है, और एफ जैसे यहां बैठेगा तो सी एफ डी की सीक्वेंस चलनी चाहिए, मतलब सी को यहां बैठना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं उसके पास, सी एफ डी की सीक्वेंस चलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब जैसे ही सी यहां आया तो क्या यहां जी आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि सी और जी साथ में नहीं बैठ सकते, ये बात भी खत्म हो गई, ठीक है। अब जब सी और जी साथ में नहीं बैठ सकते तो जी यहां नहीं बैठेगा, जी यहां नहीं बैठेगा तो किधर बैठेगा, क्या जी यहां बैठ सकता है, हाँ बैठ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब कौन कौन बच गया, एक तो बी और एक ई, ये दो लोग बच गए ना, बी और ई, ठीक है। अब देखो ऊपर जो कंडीशंस थी वो तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, डी और एफ साथ में बैठ चुके हैं, सी और जी साथ में नहीं बैठे हैं, बी और एफ साथ में नहीं बैठने चाहिए, वो वैसे भी नहीं बैठ सकते क्योंकि एफ की दोनों प्लेसेस भर चुकी है, क्लियर। तो अगर मैं जी को यहां नहीं बिठाता हूं तो मैं जी को यहां बिठा सकता हूं, ओके। उसके बाद मेरे पास कौन लोग बच गए, ई एंड बी, क्या मैं ई को यहां बिठा सकता हूं, हाँ बिठा सकते हैं, क्या मैं बी को यहां बिठा सकता हूं, हाँ बिठा सकते हैं। दिस इज वन अरेंजमेंट, this is one possible arrangement or not which satisfies all these conditions which we have written, okay। but think about this, E को यहां से हटा के यहां लगा दूं B को, और B को यहां से हटा के यहां लगा दूं E को, is this also a possibility? yes it is a possibility, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे पास एक और अरेंजमेंट आया, अरेंजमेंट नंबर 2, उसने ये तो बोला टोटल कितने अरेंजमेंट्स, तो बेटा दो तो यहां आ गए, ठीक है। इसके अलावा तो नहीं आ सकते ना, अगर मैं जी को यहां बिठाऊंगा तो मेरे पास और अरेंजमेंट इसमें तो नहीं बनेंगे, ठीक है। चलो अब इसकी बात तो खत्म करें, अब आगे आते हैं। अब देखो डी एफ सी की तो सीक्वेंस बन चुकी थी, इसके बाद में सी के बगल में कौन नहीं आ सकता, जी नहीं आ सकता, चलो जी को हटा दिया, जी यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, जी यहां भी तो आ सकता है। अब मैंने जी को यहां बिठा दिया, आ सकता है ना, जी यहां नहीं आ सकता, वहां तो आ सकता है, जी को वहां बिठाया। अब जी को जब वहां बिठाया तो बचे बी और ई, अब मान लो बी को यहां बिठा दिया, ई को यहां बिठा दिया, दैट इज अनदर अरेंजमेंट, ठीक है। अब उल्टा सोचो, ई को यहां बिठा दिया, बी को यहां बिठा दिया, दैट इज अनदर अरेंजमेंट। कितने हो गए कुल अरेंजमेंट बेटा, 4 तो हो चुके, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर अरेंजमेंट,
एक बात याद रखना, रिलेटिव अरेंजमेंट की बात हो रही है। रिलेटिव अरेंजमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर हम सर्कल को पूरा घुमा दें उससे कभी भी अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होता, वो सेम अरेंजमेंट होता है। तो क्या हमारे पास और कोई रिलेटिव अरेंजमेंट बनेगा, ये जरा मेरे को सोच के बताओ। और नहीं बनेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स व्हिच आर पॉसिबल? 4। सो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा 4 निकलेगा, दैट इज इट, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर आपने डी के राइट में डी के लेफ्ट में एफ को बिठाया, तो अगर मैं राइट में बिठाता तो फिर अरेंजमेंट्स आते बिल्कुल आते, पर वो रिलेटिवली इनके दूसरों के रिलेटिव अरेंजमेंट्स क्या होते? सेम होते। उसने पूछा इन विच अदर्स कैन बी सीटेड रिलेटिवली। समझो बात को ध्यान से, अदर्स का मतलब क्या होगा भाई? सी एफ डी, इन तीनों की तो बात उसने क्वेश्चन में बोल दी। अदर्स मतलब जी ई और बी। जी ई बी का रिलेटिव अरेंजमेंट कितने वेज में डिफरेंट हो सकता है, ये पूछा। एफडीसी का कितने वेज में डिफरेंट हो सकता है, ये नहीं पूछ रहा हूं, अदर्स बोला उसने। समझे बात को? अगर सारों का पूछता तो फिर डेफिनेटली हम वो भी बनाते जिसमें एफ इधर आएगा, क्योंकि इस केस में तो डी के लेफ्ट में एफ बैठा है, डी के राइट में भी तो एफ बैठ सकता है। समझे? तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये कंफ्यूजन हो कि सर हम एफ को यहां बिठा दे और सी को यहां बिठा दे, बिल्कुल बिठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम इन, ठीक है। बट अब क्या होगा, वापस यहां पे कौन नहीं आ सकता? जी नहीं आ सकता, तो जी या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा। फिर वही बात हुई, यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे बी आ गया, या फिर यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे बी आ गया। तो अब तुम देखो जीई बी का रिलेटिव अरेंजमेंट तो सेम ही हुआ ना। जीई बी का रिलेटिव अरेंजमेंट तो सेम हुआ। जी के एक तरफ ई बैठा है, दूसरी तरफ बी बैठा है, या फिर जी के इस तरफ बी बैठा है, इस तरफ ई बैठा है, पहले भी तो यही आया था। तो इसलिए इसको हम अलग अरेंजमेंट काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ जीई बी रिमेन्स द सेम। समझे बात को? क्लियर हुआ? इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसमें बोला था अदर्स कैन बी सीटेड रिलेटिवली, तो इसलिए मेरा आंसर सिर्फ कितना आएगा? 4। अब भले आप एफ को इधर बिठाओ या उधर बिठाओ, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स फॉर दीज अदर पीपल इज 4 ओनली, तो इसलिए आंसर 4 आएगा। समझ आ गई? हाँ, अगर वो बोलता सारों का डिफरेंट अरेंजमेंट कितना हो सकता है, तो फिर मैं 8 आंसर देता, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, तब मेरा आंसर 8 होता। ओके Okay, then let us see 2 more questions, this time based on polygonal tables. Firstly, again, you just copy down the questions. Pause the video, copy down the questions. Question number 5 and question number 6. First 2 questions हमने linear के किए, next 2 हमने circular किए, अभी next 2 अब मैं ले रहा हूँ polygonal. पहला क्वेश्चन रेक्टेंगुलर टेबल पे बेस्ड है, दूसरा हेक्सागोनल टेबल पे बेस्ड है। एक बार क्वेश्चंस कॉपी कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं पहले। क्या बोलता है? इन अ ग्रुप डिस्कशन ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल. So what we are given is a rectangular table. Great. So let us first draw a rough diagram. Okay. That's our first step always. And how many people we need to accommodate? 6. ठीक है। अब मैंने बताया था रेक्टेंगुलर टेबल में जनरली हम लॉन्गर साइड पे ही लोगों को बिठाते हैं, शॉर्टर साइड पे नहीं बिठाते, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पढ़ो आगे। A is sitting on a side alone. अब उसने एक बात बोल दी क्वेश्चन में कि A is sitting on a side alone. ठीक है। Now if A is sitting on a side alone, obviously A would be sitting on the shorter side. You cannot accommodate one person on the longer side, so you'll always accommodate single person on the shorter side. तो इसलिए मैंने मान लिया कि यहाँ पे कौन बैठा है भाई? A बैठा है। A is sitting on a side alone. मतलब और कोई नहीं बैठेगा यहाँ पे। बढ़िया बात है। फिर एक ये वाली इंफॉर्मेशन हो गई। अब लास्ट वाली इंफॉर्मेशन पढ़ो। F is facing A. F किसको फेस कर रहा है? A को। अब देखो A अकेला इस साइड पे बैठा है और F उसको फेस कर रहा है, मतलब F यहाँ बैठेगा, तो फिर वो भी अकेला बैठेगा, बिकॉज हमें अरेंजमेंट तो सिमेट्रिक बनाना। तो अगर यहाँ एक बंदा बैठा है तो यहाँ भी एक ही बंदा बैठेगा, तो ये 2 बंदे तो आउट हो गए। अब कितने बचे? 4 बचे हैं। अब उनको तो ऑब्वियसली यहीं बिठाना है, तो 2 को मैं यहाँ बिठाऊंगा और 2 को मैं यहाँ बिठाऊंगा, बिकॉज मेरे को अरेंजमेंट कैसा चाहिए? सिमेट्रिक। ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं, नहीं बोलेगा वो क्वेश्चन में, लेकिन हमने अपने आप से सिमेट्रिक अरेंजमेंट ही बनाया। ठीक है। तो अब हमें 2 लोगों को और बिठाना है, 2 कंडीशंस हो चुकी है। अब आगे क्या बोल रहा है? BC ऑन द सेम साइड। अब बोल रहा है BC ऑन द सेम साइड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि या तो BC इस साइड पे होंगे, सेम साइड, या फिर BC इस साइड पे होंगे, दोनों एक ही साइड पे होंगे। ठीक है, चलो ये वाली बात भी हो गई। फिर D is to the immediate left of F. D is to the immediate left of F.
अब क्या मतलब निकला, D is to the immediate left of F। अच्छा अब एक बात समझ लो कि भाई ये सब जो है वो ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं, तो सारे अंदर की तरफ ही देखेंगे ना, टेबल एक दूसरे की तरफ देखेंगे। इसका मतलब एवरीवन इज फेसिंग इनवर्ड्स। ओके, इफ एवरीवन इज फेसिंग इनवर्ड्स, वेयर इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F? सी F इज फेसिंग हियर, इफ F इज फेसिंग हियर, वेयर इज हिज लेफ्ट? इफ आई एम फेसिंग लाइक दिस, वेयर इज माय लेफ्ट? दिस इज माय राइट, सो दिस इज माय लेफ्ट, तो ऊपर की तरफ लेफ्ट आएगा। लेकिन इसके जस्ट ऊपर में इमीडिएट कौन बैठा है? ये बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो कौन होना चाहिए? D होना चाहिए, बिकॉज D इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। इसका मतलब ये कौन है? D। और जैसे ये पता पड़ गया कि D ये है, तो फिर BC का इधर होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, BC फिर इधर ही होगा, ये पता पड़ गया। फिर एक लास्ट हिंट उसने दिया, C फेसेस D। अब D को कौन फेस कर रहा है? C फेस कर रहा है, तो C को यहां बैठना ही, C को यहां बैठना है तो B को यहां बैठना ही, क्योंकि BC को एक तरफ बैठना है। अब बचा ही कौन है? E, तो E यहां बैठ जाएगा, अरेंजमेंट खत्म, सिंपल, ठीक है। जस्ट पिक ईच इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ योर अरेंजमेंट, दैट्स इट। Now let us see the first question. Who is to the immediate right of A? Remember, everyone is facing inwards. So A is facing like this. So where is the right of A? ऊपर, ठीक है, right of A is above and left of A is below. So who is to the immediate right of A? E. So what is the answer of the first part? This E. Immediate right of A is E. Clear? Okay. Who is between B and F? Now see, who is between B and F? ये B, ये F. Who is between B and F? C. You cannot count from here. Who is between B and F? बिटवीन का मतलब एक बंदे की बात हो रही है, ठीक है, तो एक बंदे की बात हो रही है, तो बी और एफ के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। तो हु इज बिटवीन बी एंड एफ? सी इज बिटवीन बी एंड एफ, ठीक है। आई होप क्लियर है। ऑलराइट, लेट्स गो टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? 6 people, okay, so all these Avengers are here this time. 6 people, Nitro, Nemesis, Nick Fury, Viper, Hulk and Kronos are attending a hexagonal table conference. ठीक है, सबसे पहली बात hexagonal table conference है and all sides of the table are of the same length। जैसा मैंने बताया था, सबकी लेंथ सेम होनी चाहिए, वरना अरेंजमेंट डिफरेंट होता जाएगा। तो पहले आपने क्या बना लिया? एक हेक्सागोनल टेबल बना लिया। ये हेक्सागोनल मैंने टेबल बना लिया, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं भाई कि इसके हर कोने पे मैं एक आदमी को बिठाऊंगा। हर सुपर हीरो जो है या हर एवेंजर जो है वो एक कॉर्नर पे बैठेगा, ठीक है। ओके, वी आर डन अप टू दिस पॉइंट। नाउ स्टार्ट विद द हिंट्स। नाइट्रो इज नॉट एडजेसेंट टू नेमेसिस और निक फ्यूरी। ओके, नाइट्रो इज नॉट एडजेसेंट टू नेमेसिस और निक फ्यूरी। व्हाट डज इट मीन? सपोज आई राइट नाइट्रो एज NIT, NIT इज नॉट एडजेसेंट टू नेमेसिस और निक फ्यूरी, मतलब इसके बगल में नेमेसिस नहीं होना चाहिए, इसके बगल में नेमेसिस नहीं होना चाहिए, इसके बगल में निक फ्यूरी भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला अरेंजमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। मतलब नाइदर ऑन दिस साइड नॉर ऑन दैट साइड। ओके, नेक्स्ट, सो वी आर डन विद दिस। वाइपर इज नॉट एडजेसेंट टू निक फ्यूरी और क्रोनोस। सिमिलरली वाइपर जो है उसके बगल में भी निक फ्यूरी नहीं होना चाहिए, क्रोनोस भी नहीं होना चाहिए। ये अरेंजमेंट भी अलाउड नहीं है, नीदर फ्रॉम दिस एंड नॉर फ्रॉम दैट एंड। So this is also done. But again remember that ये वो इंफॉर्मेशन है जो नहीं होनी चाहिए, तो इनसे कभी भी यूनिक अरेंजमेंट नहीं आ पाएगा। आगे बढ़ो। Nemesis and Nick Fury are adjacent. This is the information which is important for us to start the arrangement. Nemesis and Nick Fury are adjacent. अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि this is as good as a circular arrangement. You can start from any point and place anybody anywhere, जैसे सर्कल में करते हैं। तो सिंस हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई कि भाई नेमेसिस और निक फ्यूरी को साथ में बैठाना है, तो किसी भी एक को पहले बिठा दे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां पे नेमेसिस को बिठा दिया, नेमेसिस यहां बैठ गया, ठीक है। नेमेसिस के बगल में किसको बिठाना है? निक फ्यूरी को। अच्छा, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि इधर बिठाने या इधर, उसका फर्क सिर्फ तब पड़ता है जब लेफ्ट राइट की बात हो रही है। क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुम्हें देखो एक फटाफट एक नजर डालो कि क्वेश्चंस में कहीं भी लेफ्ट राइट की बात है क्या? तो तुम्हारा जवाब आएगा कि नहीं। कौन किसके ऑपोजिट बैठा है, कौन किसके साथ बैठा है, ये सब बातें आ रही, लेकिन लेफ्ट राइट की कहीं बात नहीं आ रही। इसलिए मैं नेमेसिस के इस तरफ निक फ्यूरी को बिठाऊं या इस तरफ निक फ्यूरी को बिठाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अरेंजमेंट में, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार के लिए मैंने मान लिया भाई निक फ्यूरी यहां बैठ गया, तुम ऑफ कोर्स यहां भी बिठा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस। नाउ कम टू द लास्ट वन। हल्क इज इन द मिडल ऑफ वाइपर एंड निक फ्यूरी। दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हल्क इज बिटवीन वाइपर एंड निक फ्यूरी। अब निक फ्यूरी तो यहां बैठा है,
हल्क को किसके बीच में बैठना है? निक और वाइपर के बीच में। तो डेफिनेटली इस तरफ तो हल्क हो ही नहीं सकता क्योंकि इधर ऑलरेडी एक प्लेस गई हुई है, तो डेफिनेटली वो तीनों को यहां बैठना पड़ेगा। तो हल्क को कहां बैठना है भाई? यहां बैठना पड़ेगा क्योंकि उसको निक और वाइपर के बीच में बैठना है, तो वाइपर यहां बैठेगा। निक और वाइपर के बीच में हल्क को बैठना है, तो ये अरेंजमेंट पक्का हो गया। अब तो दो लोग बच गए, एक तो नाइट्रो और एक क्रोनोस, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा था, अब इन दो चीजों पे आ जाते हैं, अब क्लियर हो जाएगा। नाइट्रो के बगल में ना तो निक होगा ना नेमेसिस होगा। देखो ये ना निक ये ना नेमेसिस, तो क्या नाइट्रो यहां आ सकता है? तो मेरा जवाब है भाई यहां पे नाइट्रो नहीं आ सकता क्योंकि नाइट्रो नेमेसिस के बगल में नहीं आएगा। अब नाइट्रो अगर यहां नहीं आएगा तो नाइट्रो को यहां आना ही पड़ेगा बिकॉज और कोई जगह ही नहीं है। समझे बात को? नाइट्रो यहां आ गया तो क्रोनोस के पास और कोई जगह ही नहीं है, क्रोनोस को यहां आना ही पड़ेगा। क्या वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया? वाइपर जो है वो ना तो निक के पास होगा ना क्रोनोस के पास। देखो वाइपर किसके बगल में? हल्क और नाइट्रो, ना तो वो निक के बगल में ना क्रोनोस के, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। सो दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट, दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट दैट वी गेट। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि आपने निक को यहां बिठाया, यहां बिठा देते तो क्या होता? बिल्कुल कुछ नहीं होता यार, ये पूरा उल्टा हो जाता बस, और कुछ नहीं होता। तो फर्क किसमें पड़ता? खाली लेफ्ट राइट में फर्क पड़ता, जो कि क्वेश्चंस में पूछा ही नहीं। तो इसलिए तुम उसको कर बनाओगे तो भी आंसर्स तुम्हारे वही आएंगे। हाँ लेफ्ट राइट पूछता है तो दो अरेंजमेंट बना के हमें सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? हु इज ऑपोजिट क्रोनोस? सो हु इज ऑपोजिट क्रोनोस? क्रोनोस ऑपोजिट मतलब वही जैसे डायमेट्रिकली होता था वैसे डायगोनली होगा, ठीक है। सो हु इज ऑपोजिट क्रोनोस? अच्छा इसने ये नहीं बोला हु इज, ओके सो यू करेक्ट दिस क्वेश्चन, ओके, बिकॉज़ देयर कैन बी टू आंसर्स। और क्रोनोस के ऑपोजिट दो लोग हो सकते हैं, सी एक तो निक जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट है और एक डायगोनली ऑपोजिट हल्क। तो अब ये क्या पूछना चाह रहा है वो उसको क्वेश्चन में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एक करेक्शन हम इसमें कर लेते हैं, हु इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट, ये ध्यान रखना। अगर नहीं दे रखा तो दोनों आंसर्स पॉसिबल। सो हु इज एग्जैक्टली ऑपोजिट क्रोनोस? तो एग्जैक्टली ऑपोजिट क्रोनोस कौन है भाई? निक है। उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट कौन बैठा है? निक बैठा है। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा? निक फ्यूरी, ठीक है। Second question, if one neighbor of nitro is viper, who is the other? Now see, one neighbor of nitro is viper, definitely. So who is the other neighbor? Kronos. So the answer of this question is Kronos. Kronos is the other neighbor. Okay. Which is the correct sequence? Now four options are given. You have to select the correct sequence of arrangements. मतलब इनमें कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा, तो हमें प्रॉपर पैटर्न सेलेक्ट करना है। पहला देखते हैं नाइट्रो हल्क निमेसिस। सी कैसे पोजीशन है ये लोग? नाइट्रो हल्क निमेसिस। जरा देखो नाइट्रो हल्क और निमेसिस, हर एक के बीच में कितने का गैप है? एक एक का गैप है, ठीक है। चलो अभी हमें नहीं पता भाई क्या पैटर्न है, सारे देखने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन हल्क नाइट्रो क्रोनोस, हल्क नाइट्रो क्रोनोस, इसमें तो डेफिनेटली कोई पैटर्न नहीं है क्योंकि एक में तो एक का गैप है और एक कॉन्जिक्यूटिव बैठा है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं है। तीसरा वाला देखो निमेसिस निक फ्यूरी हल्क, निमेसिस निक फ्यूरी हल्क, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव बैठे हुए, राइट। सो दिस माइट बी एन आंसर एज वेल। लास्ट वाला देखो वाइपर नाइट्रो निमेसिस, वाइपर नाइट्रो निमेसिस, देयर इज नो पैटर्न अगेन, दो एडजेसेंट और दो के बीच में गैप है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब उसने पूछा व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस, सो वी विल अज्यूम दैट ही इज ऑब्वियसली आस्किंग अस द ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट्स। ऑफ कोर्स आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न मैंने क्यों बोला? पैटर्न इसलिए बोला क्योंकि ऑब्वियसली ये तो आंसर नहीं हो सकता ना, क्योंकि इनमें कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है कि कैसे बिठा रखा है। लेकिन इसमें हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है कि ऑल्टरनेट बिठा रखा है, इसमें एक पैटर्न बन रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव बिठा रखा है। तो अगर मेरे पास दो ऑप्शन ऐसे आ गए, उसने पूछा व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस, तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगा इनमें से? अगर मेरे पास दोनों ऑप्शन आए तो दोनों में से भी कोई एक ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस जब वो मेरे से बोल रहा है तो आई विल अज्यूम दैट ही इज ओनली आस्किंग मी द कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस, की किस तरीके से लोग बैठे हुए। तो आउट ऑफ दीज टू ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी दिस वन, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, नेमेसिस के बाद कौन आया? निक फ्यूरी, उसके बाद कौन आया? हल्क। सो इट इज अ सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ पीपल, सो इसलिए वी आर गोइंग टू प्रेफर दिस ऑप्शन ओवर दिस ऑप्शन, ठीक है। अगर ये ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन होता तो ऑड वन आउट में ऑफ कोर्स ये दोनों में से कोई भी हो सकता था, इसीलिए ऑड वन आउट नहीं पूछा उसने पूछा व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट्स। सो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट्स इज दिस एंड नॉट दिस, बिकॉज़ दे आर नॉट सिटिंग कॉन्जिक्यूटिवली। तो ये इतना सा हमें दिमाग खुद लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं बोल रहा ये बात, ठीक है। फिर देखो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Again, just note it down first. The
question goes like this: A, B, C, D, E, F, G are sitting in a circle. So there are how many people? 7 people. Okay, so there are 7 people sitting in a circle. Okay, so there are 7 people sitting in a circle. So let's first draw a circle, and there are 7 people. Now out of these 7 people, 6 people are sitting at equal distances from each other. A, B, C, D, F, G. मतलब E को हटा दिया, बाकी 6 लोग equal distances पे बैठे होंगे. ठीक है, तो 6 लोग जब equal distance पे बैठे हैं, तो मेरे को जो सर्कल में जगह बनानी है वो 6 लोगों के लिए ही बनानी है, वो 7 के लिए नहीं बनानी, क्योंकि हम हमेशा इक्वी डिस्टेंट बिठाते थे कि नहीं. तो अभी के लिए आप ये मानो कि क्वेश्चन सिर्फ 6 लोगों का है, 7 का है ही नहीं. इस ई को एक बार भूल जाओ, क्योंकि उसने हटा दिया ना ई को इक्वी डिस्टेंट में से. सो आपको 6 लोगों के लिए सर्कल बनाना है. ठीक है, जहां भी ई की इंफॉर्मेशन है अभी उसको भूल जाएंगे एक बार. ओके, सो वी आर डन अप टू दिस पॉइंट. नाउ लेट अस गो टू दिस. द फर्स्ट हिंट: सी सिट्स 2 प्लेसेस राइट ऑफ एफ, कॉमा हु. अब याद करो, ये कॉमा हु का क्या मतलब होता था? किसकी बात हो रही है? एफ की. जिसके बाद कॉमा लग रहा है उसी की बात हो रही है. So F sits one place right of D. F sits one place right of D. ठीक है, तो यानी अगर मेरे को D का पोजीशन पता है तो मैं F का निकाल सकता हूं, और F का पता है तो मैं C का निकाल सकता हूं. तो फिर भाई किसको बिठाना बेटा पहले बेटर है? D को बिठाना बेटर है. तो मैं पहले किसको बिठा रहा हूं? D को. तो मैंने बोल दिया भाई D यहां बैठ गया. ठीक है, अच्छा कहीं भी दे रखा है कहां फेस कर रहे हैं? नहीं दे रखा, तो we'll assume that all are facing the center. क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं. So D is facing the center. ठीक है, अब क्या करना है हमको? वन प्लेस राइट ऑफ डी. किसको बिठाना है? एफ को. अब बेटा अगर डी साउथ में देख रहा है तो उसका राइट किधर हुआ? इधर हुआ. तो इधर कौन बैठा हुआ है? वन प्लेस राइट, मतलब इसका वन प्लेस राइट तो ये हो गया. तो यहां कौन बैठा है? एफ. तो एफ इज सिटिंग हियर, ये हो गया. अब आगे देखो, एफ भी किधर देख रहा है? एफ भी तो अंदर ही देख रहा है. जब एफ अंदर देख रहा है, एफ के 2 प्लेसेस राइट में कौन बैठा है? सी. नाउ वेयर इज द राइट ऑफ एफ? इफ एफ इज लाइक दिस, इफ एफ इज लाइक दिस, वेयर इज हिज राइट? Here downwards. Okay, so F का right downwards आएगा, और downwards में 2 places पे कौन बैठा है? C. So this is first place down, this is second place down. यहाँ पे कौन बैठा है? C बैठा है. So we are done with D, F, C. 3 लोग तो अरेंज हो गए. Great. Now come to the next hint. A forms an angle of 90 degree from E. अब E वाली इंफॉर्मेशन एक बार के लिए भूल जाओ, अभी E है ही नहीं हमारे पास. E को भूल जाओ. A forms an angle of 90 degree from E and an angle of 120 degree from B. And मतलब किसकी बात हो रही है? A की बात हो रही है. A जो है वो B के साथ कितना एंगल बना रहा है? 120 डिग्रीज. अब ये एंगल की बात क्यों आ रही है? एंगल की बात इसलिए आ रही है क्योंकि सेंटर में हमें पता है ना, सर्कल में हमेशा क्या एंगल होता है बेटा? 360 डिग्री एंगल होता है. उसको हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है? 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया? आप ये सबको ज्वाइन करोगे तो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा आपका एंगल. ठीक है, और जब 6 इक्वल पार्ट्स में एंगल डिवाइड होगा तो हर एक एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? सो एवरी एंगल इज 60 डिग्री. इसलिए एंगल की बात हो रही है. एंगल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये सारे जो रीजन है बेसिकली 60 डिग्री ईच है. समझ आई बात? अब आप ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है? A फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम B. अच्छा मेरे को पता है कि अगर दो लोग एक साथ एडजेसेंट बैठे हैं तो उनके बीच में 60 डिग्री एंगल होगा. तो इसका मतलब A और B डेफिनेटली एडजेसेंट नहीं बैठे. उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए? 2 प्लेस का गैप होना चाहिए, तभी तो 120 डिग्री एंगल बनेगा. मतलब अगर A यहां बैठा है तो B यहां बैठा होगा, तो 120 डिग्री एंगल बनेगा. या इन अदर वर्ड्स, बस और तो कोई जगह हो ही नहीं सकती. ध्यान से देखो, तुम्हारे पास जो सिस्टम अभी बन रहा है उसमें एक का गैप सिर्फ यहीं क्रिएट हो रहा है, बाकी कहीं क्रिएट ही नहीं होगा. समझ गए? तो ये बात तो पक्की है कि A और B के लिए मेरे पास यही 2 जगह हैं. A और B के लिए यही 2 जगह. लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि A किधर आएगा, B किधर आएगा. गॉट माय पॉइंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट हिंट. B इज जस्ट ऑपोजिट G. नाउ ही इज सेइंग दैट B इज जस्ट ऑपोजिट G, यानी G के ऑपोजिट में B होना चाहिए. अब देखो, अगर B यहां बैठा, अगर B यहां बैठा तो B के ऑपोजिट कौन है? F. लेकिन B के ऑपोजिट किसको होना है? G को. इसका मतलब B यहां बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता. तो B के पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, B को यहां बैठना ही पड़ेगा. और B जैसे यहां बैठा तो A को यहां बैठना ही पड़ेगा, और B के ऑपोजिट G है तो मतलब G को यहां बैठना ही पड़ेगा. तो सारा अरेंजमेंट क्लियर हो गया, सारा खेल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ आई बात? ठीक है, अब रही बात E को बिठाने की. अभी तक तो E को तो हमने देखा ही नहीं था. अब E के बारे में उसने 2 बातें बोली है. एक तो A फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम E. अब बेटा बताओ 90 डिग्री कब बनेगा एंगल? जैसे हमने बोला कि 2 लोग पास में बैठे हैं, अगल बगल बैठे हैं, तब तो 60 डिग्री बनेगा. एक का गैप में बैठे हैं तो 120 डिग्री बनेगा. ये बोल रहा है 90 डिग्री, दोनों के बीच की बात है. तो ये 60 डिग्री हो गया, और इसको बीच में बाइसेक्ट कर दूंगा तो 30 डिग्री और मिलेगा. तो 60 और 30 कितना मिल जाएगा? 90 डिग्री मिल जाएगा. अब ध्यान से समझना पड़ेगा कि A फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम E. मतलब A के साथ E का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, अब गौर से समझो, A के साथ E का एंगल 90 डिग्री कब हो सकता है? एक तो A इधर है तो E इधर आ जाए, इधर आ जाए. E ये पॉसिबल है कि नहीं? ये 90 डिग्री हो जाएगा बेटा कि नहीं हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये 60, ये 30, टोटल कितना हो गया? 90 हो गया कि नहीं हो गया?
एक तो ये पॉसिबिलिटी, दूसरा इधर भी तो बन सकता है, राइट? तो इधर कितना 60 और इधर बाइसेक्ट कर दे, इधर बाइसेक्ट कर दे मतलब इधर ई आ जाए। ई के पास दो पोजीशन अवेलेबल है कि नहीं? ठीक है, अब इनमें से कौन सी पोजीशन लेनी है उसके लिए उसने लास्ट में एक बात और बोली है, बी इज ऑपोजिट टू जी एंड मतलब किसकी बात हो रही है? बी की। सो बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में कौन होना चाहिए? बी। समझे बात को? ई के लेफ्ट में बी होना चाहिए, ई के लेफ्ट में बी होना चाहिए मतलब सर्कल में लेफ्ट का मतलब इमीडिएट लेफ्ट होता है, ठीक है? इसका मतलब ई यहीं पे आएगा, वहां आ ही नहीं सकता, क्योंकि ई के इमीडिएट लेफ्ट में बी को होना और ई अंदर की तरफ देख रहा है, तो लेफ्ट उसका इधर है। आई बात समझ में? इसीलिए ये वाली पोजीशन किसकी हो गई भाई? ई की हो गई, और ये वाली रिजेक्ट हो गई, दिस इज आउट। अदरवाइज ऑफ कोर्स ये ऑप्शन भी था। सो दिस कंप्लीट्स द अरेंजमेंट। समझ आई? सो दिस इज हाउ यू यूज एंगल्स विद सर्कल। ओके, नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ओनली पर्सन टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी? अब जी किधर देख रहा है? अंदर देख रहा है। अगर जी अंदर देख रहा है तो उसका लेफ्ट किधर आया? नीचे। नीचे आया तो हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी? A. So what is the answer to this question? It is A. A is to the immediate left of G. Right तो ऊपर और left नीचे। What is the angle from E to B in anti-clockwise direction? ACW मतलब क्या था बेटा? Anti-clockwise, ठीक है? तो E to B हमें anti-clockwise measure करना है, मतलब चालू कहां से होना है? E से। खत्म कहां पे होना है? B पे। लेकिन जाना किस डायरेक्शन में? घड़ी के ऑपोजिट जाना है। E किधर है? ये रहा। अगर मैं घड़ी के डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये एंगल आएगा, वो तो 30 डिग्री हुआ। मेरे को घड़ी के ऑपोजिट जाना है, मतलब ऐसे जाना है, तो ऐसे जाके यहां पे पहुंचना है। तो बहुत सिंपल है भाई, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? 360। उसमें से ये एंगल हटा दो बस, बाकी सारा एंगल हमें लेना है। तो आंसर कितना आएगा? 330 डिग्री। कितना एंगल आएगा? 330 डिग्री। ये पूरा है 360 और ये है 30, ये हटा के बाकी सारा लेना है, तो इसलिए 330 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बोला, वरना दोनों आंसर हो सकते हैं, 30 भी हो सकता है, 330 भी हो सकता है। लास्ट इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू जी? WRT मतलब विद रेस्पेक्ट टू जी के रेस्पेक्ट में डी किधर है? तो जी को बेस मान के चलना है, तो जी ये रहा, जी के रेस्पेक्ट में डी किधर है? इधर है कि नहीं? अब देखो जी किधर देख रहा है? अंदर। अंदर देख रहा है तो ये इसके राइट में हुआ कि लेफ्ट में हुआ? राइट में। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू जी? इमीडिएट राइट। व्हाट इज द आंसर? इमीडिएट राइट या राइट? राइट इज ओके, बिकॉज सर्कल में राइट मतलब इमीडिएट राइट ही होता है। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू जी? इमीडिएट राइट। राइट, क्यों ना इमीडिएट राइट लिख लेते हैं, बिकॉज राइट का मतलब चलो वन प्लेस राइट, टू प्लेस राइट भी हो सकता है। सो लेट अस कॉल इट इमीडिएट राइट। सो इमीडिएट राइट विल बी द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो वी ट्राई टू कवर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इस पे आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है।